सीरीज की स्टार्टिंग में हमें एक नरेटेड वॉइस बताती है कि एंशिएंट टाइम में अचानक से आसमान में एक दिन मिस्टीरियस डिवाइन कोलरॉन अपीयर हुआ। कहा जाता है इसके अंदर ऐसी पावर थी जो पूरे हेवन और अर्थ को शैटर कर सकती थी। इसी पावर के लिए शुरू हुआ तीनों रियान्स के बीच एक जबरदस्त वॉर, जहां एक साइड पर थे ईस्टर्न हेवन एम्परर, फ्लेम गोल्ड गॉडेस और ह्यूमन एम्परर, वहीं दूसरी साइड पर डीमन डेविल और अंडरवर्ल्ड की यूनाइटेड फोर्स। लड़ाई इतनी इंटेंस थी कि उसे अब तक का सबसे खतरनाक बैटल कहा गया। उस क्रिटिकल मोमेंट पर हेवन एम्परर और गॉडेस ने अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर फॉरबिडन आर्ट का यूज किया और उसके इस्तेमाल से डीमन एम्परर और डेविल लॉर्ड को सील कर दिया, जबकि दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड किंग बैडली इंजर्ड होकर वहां से भाग निकला। लेकिन फिर उसके बाद वो डिवाइन कॉलरॉन और उसके प्रोटेक्टर्स दोनों ही दुनिया से गायब हो गए। वो कहाँ गए, किसके पास अब वो अनइमेजिनेबल पावर है, हजारों सालों बाद भी अभी तक इसकी खबर किसी को नहीं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें हेवनली फॉक्स माउंटेन रेंज के डीमन बैम्बू फॉरेस्ट का सीन दिखाते हैं। हमें दो लोगों को दिखाते हैं भागते हुए। वो किसी का पीछा कर रहे थे। उनकी बातों से हमें पता लगता है कि वो एक लड़के का पीछा कर रहे हैं जो कि उनके अटैक से काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका है। वो कहते हैं कि हमने इस लड़के को चारों तरफ ढूंढ लिया। इसका मतलब ये है कि वो इस बैम्बू फॉरेस्ट में ही छुपा हुआ है। ये जियांग फैमिली के डिसाइपल्स हैं, जिनमें से लड़के का नाम जियांग बाओ है और लड़की का नाम जियांग जिनमेई है। तभी अचानक से उन दोनों को जमीन पर ब्लड नजर आता है। वो समझ जाते हैं कि ये उसी लड़के का है और वो यहीं आसपास है। वो दोनों मुस्कुराते हुए जियांग हान को ढूंढने लगते हैं। जियांग बाओ तो जियांग हान से कहता है कि बच्चे, मैंने तुझे देख लिया। अब अगर तू चाहता है कि मैं सामने से आकर तुझे पकड़ूं, तो फिर तू काफी बुरी तरीके से पछताने वाला है, क्योंकि मैं तुझे बहुत टॉर्चर करूंगा। ये अच्छे बच्चे की तरह चुपचाप मेरे सामने आ जा। वो मजे लेकर ये सारी बातें कर ही रहा था कि तभी पीछे से जियांग हान की एंट्री हो जाती है, जो एक जबरदस्त स्ट्राइक थ्रो कर देता है। पर जियांग बाओ इस अटैक को काफी कैजुअली लेता है, क्योंकि उसके लिए ये अटैक बिल्कुल हल्की फुल्की थी। वैसे यहाँ जियांग हान को देखकर बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये हमारी दूसरी सीरीज सुप्रीम ओवर द स्काई के हीरो लिंग टियान के जैसा दिखता है। ओके, बैक टू द स्टोरी। जियांग जिनमेई उसे देखकर कहती है कि मेरे भाई थर्ड एल्डर तुम्हारी बहन से शादी करना चाहते हैं। ये तो उसके लिए सौभाग्य की बात है ना। अब अगर तुम बीच में आकर इंटरफेयर करोगे तो ये तो अच्छी बात नहीं। इस तरीके से तुम बाकी लोगों को मजबूर कर रहे हो कि वो तुम्हें रास्ते से हटा दे। अगर तुम ऐसे ही हम सबका दिमाग खराब करते रहे तो फिर मजबूरन हमें भी तुम्हें मारना ही होगा ना। ये बोलने के बाद वो भी इस पर एक स्ट्राइक थ्रो कर देती है। जियांग हान काफी आराम से इस अटैक से बच चुका था जंप करते हुए, और फिर वो जियांग जिनमेई से कहता है कि अपनी बकवास बंद करो और यहाँ ध्यान दो। तुम्हें क्या लगता है मुझे मारने के लिए तुम्हारे ये छोटे मोटे अटैक्स काफी हैं? जियांग जिनमेई उसकी बात सुनकर हंसते हुए कहती है कि काश तुम उतने ही टफ हो जितनी तुम्हारी बातें हैं। और फिर ये कहते ही वो उस पर हमला करना शुरू कर देती है। जहाँ इस बार उसका साथ ज़्याओ बाई भी दे रहा था, वो दोनों मिलकर उस पर भारी पड़ने लगते हैं। पर जब उनके साथ वन ऑन वन बैटल होती है तो हमारा हीरो उन लोगों को पीछे हटा देता है। यहाँ जियांग बाओ की बातों से हमें पता लगता है कि क्यों जियांग फैमिली जियांग हान और उसकी सिस्टर से इतनी नफरत करते हैं। उनकी बातों से पता लगता है कि उसके फादर काफी ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन उनके दुश्मन बहुत ज्यादा थे। जियांग बाओ कहता है कि अगर तुम्हारे फादर कितने दुश्मन न होते तो उन्हें तुम्हारी माँ के साथ यहाँ से भागना न पड़ता। तुम दोनों भाई बहनों की कोई कीमत नहीं है। मुझे तो लगता है कि तुम दोनों अपने माता पिता का कर्ज चुकाने के लिए पैदा हुए हो, लेकिन उस हिसाब से तुम्हारा घमंड सातवें आसमान पर है। अपने पेरेंट्स के बारे में उस लड़के के मुंह से सुनने के बाद जियांग हान का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वो उन पर अटैक करते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पेरेंट्स के बारे में कुछ भी कहने की। वो जियांग बाओ के ऊपर जबरदस्त हमला कर रहा था कि तभी अचानक से पीछे से जियांग जिनमेई उसके ऊपर अटैक थ्रो कर देती है। उसकी स्पिरिचुअल पावर से हिट होने की वजह से जियांग हान थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो गया था, और इसी मौके का फायदा उठाकर जियांग बाओ ने अपनी स्वॉर्ड को उसकी बॉडी के अंदर घुसाना शुरू कर दिया था। इससे पहले कि वो स्वॉर्ड उसकी बॉडी के आर पार हो पाती, वो स्वॉर्ड उसके गले में लगे हुए लॉकेट से टकरा जाती है, जिससे एक मास्क जैसी स्पिरिचुअल पावर अपीयर हो चुकी थी, और हमारा हीरो अचानक से अंधेरे में गुम होना शुरू हो जाता है। और इसके बाद वो ट्रैवल करता हुआ कॉस्मिक कॉलरन हेवन अर्थ के पास पहुंच जाता है। वो उस कॉलरन के अंदर पहुंच चुका था, आसपास चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए। तभी अचानक से उसके सामने एक उल्टी हुई लड़की आ जाती है, जो कि उसका स्वागत किसी भूतिया तरीके से करते हुए कहती है कि तुम्हारा इस छोटे से कॉलरन में स्वागत है। जियांग हान डरता नहीं है, बल्कि थोड़ा सा क्यूरियस होकर पीछे हट जाता है, ये सोचते हुए कि ये कौन सी जगह है, क्या हेवनली रियान या फिर अंडरवर्ल्ड। और फिर उस लड़की को देखने के बाद कहता है कि तुम कौन हो। वो तो सीधी होते हुए खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है कि मेरा नाम टियान यू है, मैं इस हेवनली बीस्ट कॉलरॉन की गार्डियन हूँ। इस कॉलरॉन के अंदर सारी चीजें मेरे ही कंट्रोल में है। अब तो तुम भी इस कॉलरॉन के अंदर हो, तो यानी तुम भी मेरे कंट्रोल में हो। ये बोलने के बाद वो हमारे हीरो को टीज कर रही थी। ये नाम जियांग हान ने पहली बार सुना था, तो वो कंफ्यूज लग रहा था। ये देखने के बाद टियान यू कहती है कि अब ये मत कहना कि तुम्हें हेवनली बीस्ट कॉलरॉन के बारे में नहीं
पता। और फिर खुद ही हंसते हुए कहती है कि पता भी कैसे होगा, क्योंकि ना तो ये हेवनली रियल में है और ना ही अंडरवर्ल्ड में। ये एक ऐसी सीक्रेट जगह है जो पूरी दुनिया से आइसोलेट है। यहाँ आने की इजाजत किसी को नहीं है। और रहा सवाल तुम्हारा, तो तुम्हें यहाँ इसीलिए लाया गया है क्योंकि तुम्हें मेरी जरूरत है। ये बोलने के बाद मैडम अकड़ रही थी। उसका इस तरीके का बिहेवियर देखने के बाद जियांग हान काफी रिलैक्स होते हुए कहता है कि मिस्टीरियस ट्रिक्स आजमा रही है मुझ पर। और फिर वो काफी ज्यादा रिलैक्स होकर कल्टीवेशन करने बैठ जाता है, ये कहते हुए कि इस जगह पर स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर के मुकाबले बहुत ज्यादा डेंसर है, यानी कि पावरफुल और इफेक्टिव। वो तो मस्त कल्टीवेशन में बिजी हो चुका था। और ये देखने के बाद टियानियो गुस्सा करते हुए कहती है कि क्या तुम पागल हो? तुम मेरी बात सुन भी रहे हो या नहीं? क्या तुम्हें क्यूरियोसिटी नहीं हो रही कि मैं तुम्हें क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ? वो तो रिलैक्स होके कहता है कि नहीं हो रही। वो उसे एक एक करके सवाल करी थी कि क्या तुम्हें अपनी जान नहीं बचानी? वो कहता है नहीं बचानी। कहती क्या तुम्हारे सवाल नहीं है? वो कहता है कोई सवाल नहीं है। वो तो बिल्कुल खिसियाई बिल्ली बन चुकी थी। उसका तो दिल कर रहा था कि इसका मुंह नोच ले। थोड़ी देर बाद टियानियो अपना दिमाग दौड़ाते हुए मुस्कुराने लगती है। उसे लग रहा था कि जब वो हमारे जियांग हान को बताएगी कि वो मरने वाला है तो शायद वो पैनिक करने लगे। तो वो वहाँ पर एक पोर्टल ओपन करके उसे दिखाती है कि देखो रियल वर्ल्ड में तुम मरने वाले हो। अगर तुमने जल्दी से मेरी हेल्प नहीं ली ना तो फिर तुम हमेशा हमेशा के लिए यहीं कैद होके रह जाओगे। पर जियांग हान इसका उल्टा करता है। वो एक इविल स्माइल के साथ टियानियो से कहता है कि इस पॉइंट पर मुझे इतना तो पता लग गया है कि तुम्हें मेरी जरूरत है, मुझे तुम्हारी नहीं। उसे रिलैक्स होकर ये बोलता देखकर टियानियो के होश उड़ जाते हैं। वो पैनिक करते हुए कहती है कि तुम्हें कैसे पता लगा? और फिर खुद ही अपनी मुंह बंद कर लेती है क्योंकि उसे पता लग गया था कि उसकी पोल खुल चुकी है। वहीं अब आप जियांग हान की बातों से ये पता लगा सकते हैं कि वो कितना स्मार्ट है, उसने कितनी जल्दी ये सारी चीजें ऑब्जर्व कर ली। वो कहता है कि तुम एक कॉलरॉन स्पिरिट हो और तुम सालों से मेरी एग्जिस्टेंस के बारे में जानती हो, मुझे फॉलो कर रही हो, पर तुम तभी अपीयर हुई जब मैं मौत के बहुत ज्यादा करीब था, क्योंकि तुम्हें लगा कि शायद मौत के इतना करीब होने के बाद मेरी मदद करने के बहाने तुम मुझे आराम से मैनिपुलेट कर सकती हो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। जियांग हान की बातों पर टियानियो का एक्सप्रेशन ऐसा था जैसे कि वो उसे चीख चीख कर कह रही हो कि हाँ तुम 100% सही कह रहे हो। और फिर मुंह बनाते हुए कहती है कि आखिर इसे मेरे दिमाग में चल रहे हो सारे प्लान के बारे में कैसे पता लगा? इतनी जल्दी कैसे समझ लिया सारी चीजें इसने? ये तो बिल्कुल अपने मम्मी पापा जैसा है। अब तक टियानियो को इतना तो पता लग गया था कि वो जियांग हान को उसकी हेल्प करने के बहाने से बिल्कुल अपनी हेल्प करने पर मजबूर नहीं कर पाएगी। तो वो कहती है कि अच्छा बताओ तुम क्या चाहते हो, लेकिन फिर कंफ्यूज होते हुए कहती है कि नहीं नहीं, असल में मैं तुमसे जो कहना चाहती हूँ वो ये है कि कल्टीवेशन वर्ल्ड में रियल्म्स को डिवाइड किया गया है पर्पल मैंशन में, मिस्टिक प्रोफाउंड में, माउंटेन सी में, रीइंकार्नेशन में, हेवन एंट्री में, वॉइड ब्रेकिंग में, अर्थ इमॉर्टल रियल्म्स में, और हर रियल्म को 10 लेवल में डिवाइड किया गया है। वो एक तरफ सारी इन्फॉर्मेशन दे रही थी, वहीं दूसरी तरफ उसकी बातों से जियांग हान बोर हो रहा था क्योंकि उसे ये सारी बातें पहले से ही पता है। पर यहाँ टियानियो कहती है कि अगर तुम्हारी कल्टीवेशन के बारे में बात की जाए तो तुम पर्पल मैंशन के 5th लेवल पर हो। पर जियांग हान उसकी बातों को फिर से इग्नोर करते हुए कहता है कि अब तुम सीधा पॉइंट पे आओगी। इतना सुना था कि वो उसके पास पहुँचते हुए वहाँ पर बने हुए कुछ स्पिरिचुअल पैटर्न को अपीयर करते हुए कहती है कि ये चीजें दिख रहे हो, ये सारे डीमन बीस्ट्स हैं। तुम्हें इन सभी के एसेंस ब्लड की ड्रॉप को कलेक्ट करने में मेरी हेल्प करनी है। वहाँ पर टोटल 9 बीस्ट्स थे, जिन्हें दिखाने के बाद वो कहती है कि ज्यादा मेहनत नहीं करनी, सिर्फ एक ड्रॉप ब्लड का चाहिए मुझे, जिसके बदले में मैं तुम्हें इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दूंगी कि तुम तीनों रियल्म्स को डोमिनेट करोगे और एक सेलेस्टियल फेरी के साथ शादी भी कर सकोगे। सोचो तुम्हारी लाइफ कितनी अमेजिंग हो जाएगी, तुम्हारी पावर पीक पर पहुंच जाएगी और तुम्हारे पास दुनिया की सबसे खूबसूरत फेरी होगी। बस की बातें सुनने के बाद जियांग हान थोड़ी देर के लिए मेस्मराइज हो गया था। आखिर पावर और खूबसूरत लड़की किसे नहीं चाहिए। टियानियो कहती है कि बताओ लाइफ अमेजिंग हो जाएगी ना, क्या तुम्हें ये ऑफर अच्छा लगा? जियांग हान कहता है कि हाँ ऑफर अच्छा है लेकिन मुझे नहीं चाहिए। अब उसे मना करता देखकर उसे समझ नहीं आता। वो कहती है कि क्यों, ऑफर तो इतना अच्छा था, फिर क्यों मना कर दिया? जियांग हान भी लाइक मैं उनमें से किसी को बीट नहीं कर सकता, तो क्या फायदा ऐसे ऑफर का? टियानियो कहती है कि ऐसा मत बोलो ना कि तुम नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, कैसा हो अगर मैं तुम्हें 3 ब्लड लाइन एबिलिटी दूं जो कि तुम्हारी बॉडी फिलहाल के लिए हैंडल कर पाए, तो फिर तो तुम मेरा काम करोगे ना? और ये बोलने के बाद वो उसके सामने 3 डिवाइन आर्टिफैक्ट अपीयर कराती है जिसमें पावर मौजूद थी। वो कहती है अभी के लिए ये 3 ले लो, बाकी का तब देखेंगे जब तुम्हारी बॉडी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। जियांग हान उन डिवाइन आर्टिफैक्ट्स को देखकर सोच ही रहा था कि ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। उससे पहले टियानियो उसे हवा में उछालते हुए कहती है कि ठीक है फिर इसे ट्राई करके बताओ। जब ये डिवाइन आर्टिफैक्ट अपनी पावर को उसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर रहे थे तो हमारे हीरो को काफी पेन हो रहा था और हमारी टियानियो मुस्कुराते हुए कहती है कि हाँ जब ये तुम्हारी बॉडी के अंदर जाता है तो इससे थोड़ा सा दर्द होता है, बर्दाश्त कर लेना। उस अनबेरेबल पेन को बर्दाश्त करते हुए हमारा जियांग हान कहता है कि तुम्हारी ये वार्निंग एग्जैक्ट टाइम पर कैसे आती है? जियांग हान को ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके एक एक मसल को कोई चीर फाड़ रहा हो और उसकी नसों
आंखों में आग का गोला दौड़ रहा हो। उसे तड़पता देखकर टियान यू भी लाइक, मैंने कहा था ना, किंग बनने के लिए तुम्हें क्राउन का वेट भी तो झेलना पड़ता है। और फिर वो चुटकी बजाते ही जियांग हान को रियल वर्ल्ड में वापस भेज देती है, जहाँ वो ऑलमोस्ट उस वेपन से हिट होने ही वाला था कि वो उस वेपन को अपने हाथ से ही रोक लेता है। एक जबरदस्त तेज एनर्जी रिलीज होती है, उसकी आंखों का कलर चेंज हो जाता है और वो काफी ज्यादा डिमोनिक लग रहा था। उसके दोनों दुश्मन ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये अचानक से ब्रेक थ्रू करके पर्पल मैंशन के 7th लेवल पर कैसे पहुंच गया। पलक झपकते ही कोई इतने लेवल कैसे क्रॉस कर सकता है। पर जियांग हान तो एक जबरदस्त एनर्जी के साथ उन दोनों को ही खुद से दूर कर चुका था और अब उसकी बॉडी बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पावर रिलीज कर रही थी। उसकी पावर को देखने के बाद उनके दिमाग में फिलहाल के लिए जो एक्सप्लेनेशन आ रही थी वो यही थी कि शायद जियांग हान के फादर जियांग हानशुई ने उसे बहुत सी खास एबिलिटीज ट्रांसफर की हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारा हीरो बहुत ही ज्यादा किलर लग रहा था और वो बहुत ही क्रूअल तरीके से कहता है कि अब बारी आ गई है जब मैं तुम्हें चेस करूंगा, इसलिए जहाँ तक भाग सकते हो भाग लो। पर वो लोग डर नहीं रहे थे। इनफैक्ट जियांग बाओ तो अटैक थ्रो करना शुरू कर देता है। वो उसके पास पहुंचकर एक जबरदस्त स्लैश लगा चुका था। वहीं जियांग हान एक जबरदस्त स्मग के साथ वहाँ से निकल जाता है। देखते ही देखते उनके आगे से गायब होकर उनके पीछे पहुंच जाता है। उसके तेजी से स्किप होने वाले मेथड से वो कंफ्यूज हो जाते हैं और उनके समझने से पहले ही हमारा हीरो क्रूअल तरीके से उसकी बॉडी में अपना वेपन आर पार कर चुका था और उसे मारने के बाद वो उसके कान में कहता है कि मैंने कहा था ना भाग लो, तो फिर भागे क्यों नहीं, क्या तुम्हें और चाहिए। जियांग बाओ तो मरते मरते काफी ज्यादा कंफ्यूज लग रहा था। उसे समझ नहीं आता कि जियांग हान ने उसके साथ ऐसा कैसे किया। तो जियांग हान मुस्कुराते हुए कहता है कि ये मत कहना कि तुम जानना चाहते हो कि इस मूव को क्या कहते हैं। और फिर वो बड़ी बेरहमी से उसकी बॉडी से अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है कि इसे शेप शिफ्टिंग शेडो कहते हैं। वो तो देखते ही देखते वहाँ पर ढेर हो जाता है और अपने सामने जियांग माओ की लाश देखने के बाद जियांग जिनमई की हालत पतली हो चुकी थी, लेकिन साथ ही उसे जियांग हान पर गुस्सा भी आ रहा था। वो गुस्से में अपने दांत पीसते हुए अपनी एनर्जी रिलीज करके कहती है कि तुझे तो आज मैं जान से मार दूंगी। पर वो फिर से स्मग करते हुए उसके अटैक से बचने के लिए उसी टेक्निक का यूज कर रहा था, जहाँ वो एक पल को अपनी जगह से गायब हो जाता और अटैक खत्म होने के बाद फिर से वहाँ पे हो जाता। वो तो यहाँ जियांग मिन के साथ ऐसे खेल रहा था जैसे कि वो कोई छोटी बच्ची हो और फिर इसी टेक्निक का यूज करके वो उसके ऊपर पहुंच जाता है, ये कहते हुए कि सिस्टर इधर उधर कहाँ ढूंढ रही हो, मैं तो ऊपर हूँ। और जब वो वहाँ से भाग रही थी तो वो उसके पीछे एक जबरदस्त अटैक कर देता है, जिससे वो काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाती है। जमीन पे गिरने के बाद वो जियांग हान से रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज मुझे जाने दो। जियांग हान उसी की तरफ बढ़ते हुए अपने डैगर को साफ करते हुए कहता है कि सिस्टर मुझे तुमसे एक बात जाननी है, अगर मेरी माँ तुम लोगों को बचाने के लिए तुम्हें वो पिल न देती तो तुम लोग 5 सालों पहले ईस्ट टाइड के हाथों से मारे जा चुके होते, है ना? इसका मतलब तुम्हें उनके बारे में कुछ तो पता है। ये सुनकर वो चौंक जाती है और फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। उसे लगता है कि वो जियांग हान को बेवकूफ बनाएगी, तो वो कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स के वेयर अबाउट्स के बारे में मुझे आइडियाज हैं, अगर तुम मेरे पास आओ तो मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही जियांग हान उसके पास आता है उसकी बात सुनने के लिए, वो काफी धीरे से बताती है कि जिस दिन तुम्हारे माता पिता लापता हुए थे, जियांग ज़्याओ टियान ने हमें उन्हें कुछ डिलीवर करने को कहा था और अपनी बात खत्म करने से पहले ही वो अपने स्वॉर्ड से उस पर हमला करने जाती है। उसे लग रहा था कि ये करके वो जियांग हान को मार देगी, पर जियांग हान उसकी सोच से भी ज्यादा चालाक था। वो काफी तेजी से स्किप करते हुए उसके पीछे पहुंच जाता है और अपने डैगर को उसकी गर्दन पर रख देता है और फिर बिना एक सेकंड गवाए वो उसकी गर्दन को उसकी धड़ से अलग कर चुका था। जब रात को वो जंगल से जाने की तैयारी कर रहा था तो वो कहता है कि जब मेरी पावर मुझ पे हावी हो जाती है तो मैं सच में बहुत सी चीजें कर देता हूँ। तभी उसके आगे बढ़ते ही उसे अचानक से एक हलचल सुनाई देती है और वो खतरा भापते ही अपने डैगर को उस तरफ थ्रो कर देता है, जो कि इनविजिबल बॉल से टकराकर वहीं रुक चुकी थी। हम एक लड़की को दिखाते हैं जो एक बीच पर बैठे हुए मजे से ड्रिंक कर रही थी और शायद ये स्पेशल बैरियर उसने ही लगाया था हमारे हीरो के अटैक को आता देखकर। इस लड़की का नाम जो यी है, जो कि युनमेंग पवेलियन की यंग लेडी है। उसे देखकर जियांग हान हैरान था क्योंकि ये उससे काफी ज्यादा पावरफुल थी। ये मिस्टेक प्रोफाउंड जान पर थी। जाओ ये हमारे हीरो के अटैक को देखने के बाद जो वाइन की बोतल पी रही थी उसे तोड़ते हुए कहती है कि क्या ये सड़क तुम्हारे अब्बा की है, और अगर है भी तो क्या एक लड़की इससे आना जाना नहीं कर सकती। पर जियांग हान तो उस लड़की को देखते हुए कहता है कि जियांग ज़ियाओ टियान लगता है कुछ ज्यादा ही बेसब्रा हो रहा है मुझे मारने के लिए, जो उसने मिस्टेक प्रोफाउंड रियान की एक लड़की को मुझे मारने का ऑर्डर दिया है। जोई उसकी बातें सुनने के बाद कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि हेवन और अर्थ में क्या हो रहा है, मैं तो बस
बस इस ब्यूटीफुल से बैम्बू फॉरेस्ट में मूनलाइट के नीचे बस अपनी ड्रिंक एंजॉय करना चाहती थी, पर तभी अचानक से एक बेवकूफ ने मेरी तरफ अपना नाइफ थ्रो कर दिया। क्या तुम मुझे जान से मारना चाहते हो? तुम कोई लुटेरे हो? देखो भाई, मेरे पास पैसे नहीं है, अगर वाइन की बोतल चाहिए तो ले लो। अब ज़ाओई की इस तरीके के बिहेवियर पर हमारे जियांग हान को पता लगता है कि शायद उसे गलतफहमी हो गई है। इस सिचुएशन को देखते हुए तो वो यही समझ सकता है कि इस पर्सन का जियांग ज़ाओटियान से कोई लेना देना नहीं, इसलिए फालतू में ऐसे इंसान के साथ दुश्मनी मोलने का क्या फायदा। इसलिए वो कहता है कि मुझे अपनी गलती के लिए माफी मांग लेनी चाहिए, और फिर वो उस लड़की से पोलाइटली माफी मांगते हुए अपने डैगर को वापस खींच लेता है। पर जैसे ही जियांग हान वहाँ से जाने के लिए अपने कदम बढ़ाता है, तभी पीछे से ज़ाओई आवाज मारते हुए कहती है कि रुको एक मिनट। वो तो फिर से फाइट के लिए चौकन्ना हो जाता है, और इस बार उसे कुछ सस्पिशियस लग रहा था। पर आगे से ज़ाओई काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हुए कहती है कि क्या तुम्हें माउंटेन से नीचे जाने का रास्ता पता है? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जियांग पैलेस के अंडरग्राउंड प्रिजन का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर एक बूढ़े आदमी को हुक से काफी बुरी तरीके से लटका के रखा हुआ था। वहीं उन बूढ़े इंसान के पास एक छोटी बच्ची भी लेटी हुई थी, और वो भी काफी बुरी तरीके से इंजर्ड थी। उस छोटी बच्ची की बातों से हमें पता लगता है कि वो और कोई नहीं बल्कि जियांग हान की छोटी सिस्टर है, और ये बूढ़े इंसान और कोई नहीं बल्कि जियांग फैमिली के सुप्रीम एल्डर हैं, और इन दोनों को ही यहाँ पर जियांग ज़ाओटियान ने ट्रैप करके रखा हुआ है। छोटी बच्ची ली जियांग हान को याद करते हुए रोना शुरू कर देती है। वो तो अपने सुप्रीम एल्डर से पूछ रही थी कि एल्डर, क्या मेरे पेरेंट्स हम दोनों भाई बहनों से नफरत करते हैं जो उन्होंने हमें छोड़ दिया? 5 साल हो गए हैं, हमें उनकी कोई खबर नहीं, क्या वो सच में हमसे नफरत करते थे? सुप्रीम एल्डर छोटी ली को रोता हुआ देखकर चुप कराने के लिए कहते हैं कि सिली गर्ल, तुम जो सोच रही हो वो बिल्कुल गलत है। तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे बहुत प्यार करते थे, तुम दोनों उनकी जान से भी ज्यादा प्यारे थे, और ऐसी जान से ज्यादा प्यारी चीज को कोई कैसे अबैंडन कर सकता है? मुझे यकीन है कि उन्हें रास्ते में किसी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा होगा, या फिर वो ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं जहाँ से निकलना मुश्किल है। अगर ऐसा ना होता तो वो तुम लोगों तक कब के पहुँच जाते। छोटी ली रोते हुए कहती है कि सुप्रीम एल्डर, मैं उन्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ, आखिर वो कहाँ होंगे? तभी वहाँ एक आवाज गूंज जाती है जो कि बहुत तेज आ रही थी। ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि जियांग ज़ाओटियान की थी, जो कहता है कि मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आते। छोटी ली जियांग ज़ाओटियान को देखते हुए कहती है कि आखिर मेरा भाई कहाँ है? तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया? और फिर वो दौड़ के उसके पास जाकर अपने छोटे छोटे हाथों से उसे हर्ट करने की कोशिश कर रही थी, उसे पीट कर, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती। जियांग ज़ाओटियान बहुत ज्यादा क्रूअल था, उसे उस लड़की से कोई मतलब नहीं था। वो कहता है कि अपने पिता की वो सीक्रेट टेक्निक मुझे हैंड ओवर कर दे और मैं तेरी जान बख्श दूंगा, उसके बाद मुझे तुम जैसे कीड़ों से कोई लेना देना नहीं है। पर छोटी ली इस बात से चिढ़ते हुए कहती है कि एक बार मेरे पेरेंट्स को आने दो, वो तुम्हें इतने अच्छे से सबक सिखाएंगे ना कि तुम अपने किए के लिए उनके सामने भीख मांगकर माफी मांगोगे। मैं तुम्हारी सारी शिकायतें उनसे करूंगी। उसकी बातें सुनने के बाद वो उसे एक जबरदस्त थप्पड़ रसीद कर देता है। छोटी ली उस थप्पड़ को खाकर नीचे गिर चुकी थी। सुप्रीम एल्डर ली की हालत देखने के बाद गुस्से से भर चुके थे, लेकिन वो जियांग ज़ाओटियान का कुछ नहीं कर सकते। वहीं जियांग ज़ाओटियान कहता है कि 16 साल पहले तुम जियांग हानशुई को पता नहीं कहां से उठाकर लाए और जियांग फैमिली का मेंबर बना दिया। तुमने हर कदम पर उसकी मदद की। एक ऐसे पहाड़ी आदमी को जिसे कोई नहीं जानता था, उसे तुमने जियांग फैमिली का 4th एल्डर बना दिया। इतना ही नहीं, तुम्हारी मदद की वजह से सारी जियांग फैमिली उसे क्लैन लीडर बनाने पर तुली हुई थी। पूरी जियांग फैमिली में अगर उस बंदे को अच्छे से अगर कोई जानता है तो वो सिर्फ तुम हो, इसलिए तुम उसके उस सीक्रेट टेक्निक्स के बारे में भी बहुत अच्छे से जानते हो। उसके वो छुपाए हुए प्रीशियस मैनुअल मुझे चाहिए, और मेरे सामने ये नौटंकी तो बिल्कुल मत करना कि तुम्हें नहीं पता वो कहाँ है, क्योंकि अगर हानशुई सबसे ज्यादा किसी पर भरोसा करता था तो वो सिर्फ तुम थे। ये बोलने के बाद वो सुप्रीम एल्डर की बॉडी पर लगे हुए पिंस को खींचना शुरू कर देता है, जो कि उनकी बॉडी पर धसे हुए थे और उन्हें पेन होने लग गया था। वो उन्हें टॉर्चर करते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं लगेगा कि तुम सब जानते हो। पर सुप्रीम एल्डर का कहना था कि हानशुई ने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी हासिल किया है वो अपनी एबिलिटी और एफर्ट्स के बलबूते पर हासिल किया है। पूरी जियांग फैमिली उसे क्लैन लीडर इसलिए नहीं बनाना चाहती थी कि उसकी कल्टीवेशन सबसे ज्यादा हाई थी, बल्कि वो इतना ज्यादा नेक और साफ दिल का इंसान था कि लोग उस पर भरोसा करने से खुद को रोक नहीं पाते थे। जियांग फैमिली के लोग उसे इसलिए पसंद करते थे क्योंकि वो उन्हें अच्छे से रखता था, और यही वजह थी जो उसे इतनी रिस्पेक्ट मिली, तुम्हें नहीं। जियांग हानशुई की तारीफ पर ये बंदा काफी बुरी तरीके से किलस उठता है और कहता है कि कहाँ गया तुम्हारा वो अच्छा इंसान जब जियांग फैमिली को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। वो 5 साल पहले जियांग फैमिली को टुकड़ों में तोड़कर भाग गया। तब तुम्हारे उस अच्छे आदमी ने तुम्हारी जियांग फैमिली को क्यों नहीं संभाला? तुम जानते हो उस वक्त किसने फैमिली को साथ लाया? वो इतना ज्यादा गुस्से से भर चुका था कि उसे दिख नहीं रहा था कि वो क्या कर रहा है। वो उस पिन को इतनी जबरदस्त तरीके से खींचता है कि उस पर लगी हुई जंजीर सुप्रीम एल्डर की बॉडी के आर पार होने लग जाती है और वो दर्द से करा उठते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये बंदा सिर्फ खुद को सही साबित करना चाहता था, इसलिए कहता है कि वो मैं था जिसने जियांग फैमिली को उस वक्त संभाला
जब उसे सबसे ज्यादा लीडर की जरूरत थी। इसलिए अगर जियांग फैमिली के ट्रेजर्स पर किसी का हक है तो वो सिर्फ मैं हूँ, ना कि वो हान शुई। वहीं सुप्रीम एल्डर उसे आईना दिखाते हुए कहते हैं कि तुम हान शुई से जलन करते थे और जब वो 5 सालों पहले तुम्हारे हाथों से बचकर निकल गया तो वो जलन नफरत में बदल गई और तुमने अपने सारे फेलियर का कर्ज उसके सर पे चढ़ा दिया। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सारी नाकामयाबी के पीछे हान शुई का हाथ है? नहीं, तुम्हारी खुद की जलन तुम्हारे रास्ते का कांटा है। हान शुई के जाने के बाद तुमने उसके बच्चों को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि तुम्हें क्लैन लीडर की पोजीशन चाहिए थी। उस पोजीशन को हासिल करने के लिए तुमने फर्स्ट एल्डर को रास्ते से हटाया और सेकंड एल्डर को भी, और ये सब करने के बाद अब तुम्हें क्रेडिट चाहिए। सुप्रीम एल्डर की बातें उसके दिल पर इतनी बुरी तरीके से लगती है कि वो दूसरा कांटा भी खींचकर उनकी बॉडी से वो जंजीर आर पार कर देता है। अब वो पूरी तरह से पागल हो चुका था। वो सुप्रीम एल्डर का गला दबाते हुए कहता है कि मुझे मतलब नहीं बुढ़े तेरी बकवास से, मैं बस आखिरी बार पूछ रहा हूँ, हान शुई के वो छुपाए हुए सीक्रेट हिडन टेक्निक्स कहाँ पर है? उसने सुप्रीम एल्डर को हवा में उठा दिया था और इस बार उसे सच में जान से मारना चाहता था। पर सुप्रीम एल्डर कहते हैं कि हान शुई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था बाय नेचर। ऐसा कुछ भी हिडन नहीं है जो तुम्हें लगता है कि उसने सीखा है। वो शुरू से ही तुम लोगों से बेहतर था और इसी वजह से नॉर्मल टेक्निक भी उसने इतने एफर्टलेसली सीखी कि तुम्हें लगा कि कोई हिडन टेक्निक होगी। यहाँ सुप्रीम एल्डर फिर से उसे उसकी कमजोरी का एहसास दिलाते हैं। तो वो बंदा बस उन्हें जान से मारना ही चाहता था लेकिन मार नहीं सकता था, इसलिए वो जियांग टोंग नाम के बंदे को बुलाता है और लिटिल जियांग ली को वहाँ से ले जाने को कहता है, जो कि उसे कंधे पर उठाकर वहाँ से निकल चुका था। ये देखकर सुप्रीम एल्डर डर जाते हैं। वो कहते हैं कि ली को कहाँ लेकर जा रहे हो? जियांग जियाओटियान इतना ज्यादा बेशरम था कि वो इस छोटी सी बच्ची की शादी कराना चाहता था, इसलिए वो कहता है कि ये फैमिली इसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करती है ना, इसलिए इसके लिए नई फैमिली ढूंढने जा रहा हूँ। आज रात को सेलिब्रेशन होगा, डोंट वरी, तुम्हें भी एक कप वाइन दे दी जाएगी। सुप्रीम एल्डर को पता लग चुका था कि ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो कहते हैं कि वो एक छोटी बच्ची है कमीने। पर जियांग जियाओटियान उसकी कहाँ सुनने वाला था। वो एल्डर को वहीं छोड़कर चला जाता है। एल्डर बेचारे तड़पते तड़पते खून की उल्टियाँ करने लगते हैं क्योंकि जियांग जियाओटियान ने एल्डर के सर पे ये बोलकर बम फोड़ दिया था कि उसके बेटे को भी मैंने वहीं पहुंचा दिया जहां उसका बाप है। सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है। हमें पता लगता है कि जियांग जियाओटियान छोटी ली की शादी एक बूढ़े से करना चाहता है जो 1 नंबर का ठरकी है। वो उसके सामने कुत्ते की तरह दुम मिलाते हुए कह रहा था कि हम आपके लिए खूबसूरत ब्राइड लेकर आए हैं, आई होप आपने जो प्रॉमिस किया है आप वो निभाएंगे। वहीं वो ठरकी बुड्ढा कहता है कि डोंट वरी, मैं खुश हो गया तो मैं तुम्हें भी खुश कर दूंगा। वहीं जियांग जियाओटियान गार्ड को ऑर्डर देता है कि वो जाकर ली को ले आए। वहीं सर्वेंट ली को ले आती है जो कि ब्राइड के फॉर्म में तैयार थी। जियांग जियाओटियान उस छोटी बच्ची की तारीफ करते हुए कहता है कि ये सबसे ज्यादा खूबसूरत है, 10 गाँव में भी तुम्हें इसकी जैसी सुंदर लड़की नहीं मिलेगी। वहीं वो बुढ़ा भी बिना ब्राइड की शक्ल देखे ही खुश होना शुरू कर देता है। पागलों की तरह वो उसे स्मेल किए जा रहा था। यहाँ जियांग जियाओटियान कहता है कि अपनी दुल्हन का पर्दा तो हटाइए। जैसे ही वो बुढ़ा उसका घूंघट उठाने का ट्राई करता है तभी एक मुक्का जोरदार उसके चेहरे पर आकर लगता है और पता लगता है कि ये और कोई नहीं बल्कि हमारा जियांग हान है, जो कि उनके सामने दुल्हन के कपड़े पहन कर आ गया था। अब वो पूरे अपने फॉर्म में आ जाता है और उसे देखने के बाद जियांग जियाओटियान कहता है कि लगता है वो लोग तुम्हें मारने में फेल हो गए। जियांग हान का कहना था कि आज मैं तेरे हाथ ही काट कर अलग कर दूंगा, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बहन को छूने की। वहीं दूसरी तरफ वो बुढ़ा भी गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि मेरी शादी में ये किस तरीके का तमाशा हो रहा है, क्या तुमने इसी तरीके की अरेंजमेंट की है? अब जियांग जियाओटियान उस बुढ़े को तो नाराज नहीं कर सकता था, इसलिए वो हान को जान से मारने वाला था। पर जियांग हान उसकी बातों को इग्नोर करते हुए अपनी स्वॉर्ड से उसके ऊपर एक जबरदस्त हमला कर चुका था, जिसे वो बंदा ब्लॉक करते हुए कहता है कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई क्लैन लीडर पर हमला करने की। पर जियांग हान उसे दूर धकेलते हुए कहता है कि मैं तुझे क्लैन लीडर नहीं मानता, तू वो एक मंकी है जिसने क्राउन पहना है, ना तो तू क्लैन लीडर की पोजीशन के लायक है और ना ही हमारे रिस्पेक्ट के। ये बोलने के बाद वो उसके साथ 1-on-1 बैटल स्टार्ट कर चुका था। जियांग जियाओटियान जब देखता है कि जियांग हान उसे कड़ी टक्कर दे रहा है तो वो कहता है कि लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही तुझे अंडर एस्टिमेट कर दिया। पर जियांग हान उसे बकवास बंद करके फाइट पर ध्यान लगाने को कहता है, जिस पर उस बंदे की ईगो हट हो गई थी और वो हवा में जंप करते हुए कहता है कि तुझे पता नहीं कि डेथ का टेस्ट कैसा होता है, अगर पता होता तो तू कभी भी मुझे इस तरीके से अपनी टेक्निक यूज करने के लिए मजबूर नहीं करता। और ये बोलने के बाद वो अपनी स्वॉर्ड से एक जबरदस्त स्लैश थ्रो कर देते हैं। उस अटैक की वजह से वहाँ पर चारों तरफ स्मोक फैल गया था। उस अटैक को रोकने के लिए हमारे हीरो ने फिर से अपनी पावर को एक्टिवेट कर दिया था, जिससे उसकी आंखों का कलर चेंज हो जाता है। अब इन लोगों को तो जियांग हान की पावर नहीं दिखी थी, तो इन्हें लगता है कि इस अटैक के बाद तो वो मारा ही गया होगा। जो गार्ड क्लैन लीडर को प्रोटेक्ट कर रहा था वो कहता है खुद को कुछ ज्यादा ही समझ रहा था, मेरे की स्लैश से मारा गया। वो सभी लोग उसे मरा हुआ समझकर हंसना शुरू कर देते हैं। पर जब जियांग हान उनके सामने आता है ये कहते हुए कि सेलिब्रेशन को ज्यादा जल्दी शुरू नहीं कर दी, थोड़ी देर के लिए उनके होश उड़ जाते हैं। जियांग जियाओटियान अपने गार्ड से कहता है कि इसके टुकड़े टुकड़े कर दो, ये मेरे सामने दोबारा दिखने ना पाए। पर उस गार्ड के अटैक करने से पहले ही हमारा जियांग हान अपने डैगर से एक कट लगाता है और उस बंदे के चीथड़े उड़ जाते हैं। ये अटैक उसने काफी कूल तरीके से किया था। उस बंदे को निपटाने के बाद वो जियांग जियाओटियान की आंखों में देखकर कहता है कि अब तेरी बारी है। जियांग जियाओटियान
डरता नहीं है, बल्कि वो कहता है कि तू मुझे मारना चाहता है, मैं भी देखता हूँ आखिर कैसे मारता है, चल मार। जैसे ही जियांग हान उस पर अपने डैगर से हमला कर चुका था, वो बंदा काफी आराम से वहाँ से एस्केप करके बच जाता है और वो भी उसी शेप शिफ्टिंग शैडो मेथड का यूज कर रहा था, जिससे जियांग हान के बार बार अटैक करने के बाद वो अपनी जगह चेंज करते हुए यहाँ से वहाँ होता जा रहा था। और फिर एक टाइम के बाद वो मौका पाकर हान को गले से पकड़कर जमीन पर पटक देता है और फिर से हवा में उठाकर उसे दूर फेंक चुका था। जियांग हान के खुद को संभाल लेने के बाद वो कहता है कि तेरे पास जिगरा तो है मुझे मारने का, लेकिन पावर रत्ती भर भी नहीं है। पर जियांग हान, जो कि अब तक सिर्फ अपनी नॉर्मल कल्टीवेशन का यूज करके फाइट कर रहा था, वो फिर से अपने मैड साइड को एक्टिवेट कर देता है, जिससे उसकी आंखों का कलर फिर से डेमोनिक हो चुका था और वो डेमोनिक तरीके से ही हंसते हुए अपनी एनर्जी रिलीज करके कहता है, अगर तुझे ऐसा लगता है तो फिर क्यों ना तुझे अपनी ताकत दिखाई जाए, चल आ। और फिर वो उसे ऐसे बुला रहा था जैसे कि कोई जानवर को बुलाता हो। वहीं जियांग जियाओटियान उसके लुक को देखकर कह रहा था कि अच्छा, तो मुझे मारने के लिए तूने डिमोनिक पाथ चूज कर लिया, पर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तेरा ये तरीका भी बेकार होने वाला है, क्योंकि मेरे सामने तेरी ये पावर भी किसी काम के नहीं। ये बोलने के बाद वो अपनी कल्टीवेशन शो कर देते हैं। वो पर्पल मेंशन रियाल्म पर थे और कभी भी ब्रेक थ्रू करके मिस्टेक प्रोफाउंड रियाल्म पर जाने ही वाले थे, इसलिए वो अपनी कल्टीवेशन को लेकर काफी ज्यादा सीरियस है। वहीं हमारा हीरो भी अब अपने क्रूअल रूप में आ चुका है, जिसमें वो कब क्या कर जाए उसे होश नहीं रहता। दोनों के बीच की जबरदस्त फाइट अब हमें नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगी, क्योंकि इसी सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। आपको इस सीरीज की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और नेक्स्ट पार्ट के लिए भी भर भर के कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।